हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांग शनवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ लव इज़ नॉट ईजी का पार्ट 4 शेयर करने वाली हूं। पर उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो बढ़ते हैं हम अपने पार्ट की ओर। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो हॉस्पिटल में था और मैडम ही उससे मिलने आई थी, और वही शेफू जिसने वांग जी को मार मार के बेहोश ही कर दिया था, और शीचन जो वांग जी के पास गया और उसको उठाने की कोशिश की। सो अब आगे शीचेन वांग जी के पास वांग जी के कमरे में ही बैठा हुआ था। वो बस वांग जी के उठने का इंतज़ार कर रहा था। वांग जी अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वो आंखें खोलने पर देखता है कि वो अपने रूम में है और उसके बगल में ही शीचेन बैठा है। वांग जी उठने की कोशिश करता है। शीचेन फिर उसको उठने में मदद करता है और शीचेन कहता है, लानजान क्या तुम ठीक हो? वांग जी अभी बोलने के मूड में नहीं था, क्योंकि उसे अभी भी अपने बैक में पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि सीफू ने मजाक में तो नहीं मारा था ना। तो शीचेन दोबारा पूछता है, लानजान क्या तुम ठीक हो? वांग जी फिर अपना सर हाँ में नोट करता है और कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो शीचेन कहता है, पर क्या तुम मुझे एक बात बताना चाहोगे? वांग जी अब उसकी तरफ क्वेश्चनेबल आइज से देखने लगता है। शीचेन फिर कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि सीफू ने तुमको क्यों मारा है, और तुमने ऐसी भी क्या गलती कर दी थी जो सीफू ये करने में आ गए थे? तो वांग जी कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसा ही। तो शीचेन उसकी इस घबराहट को देख रहा था, क्योंकि इस बार वांग जी जो है वो डर चुका था शेफू के इस तरह से करने पर। तो शीचेन कहता है, वांग जी डरो मत, प्लीज़ मुझे बताओ ताकि मैं सीफू को जाकर समझा सकूं। तो लांजान कहता है, रहने दो, कुछ नहीं होने वाला, मैंने गलती कर दी ना। तो शीचेन कहता है, तुम जब तक मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो वांग जी कहता है, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। अब हम यहाँ पर कल का फ्लैशबैक देखेंगे कि विंग को हॉस्पिटल ले जाने के बाद वांग जी के साथ क्या हुआ था। वांग जी जिसने अपने पंखों को हाइड कर लिया था, क्योंकि वो हॉस्पिटल में से तो नहीं ले जा सकता अपने पंखों के साथ। वांग जी ने विंग को अपने गोदी में कैरी किए हुए था। वांग जी जो अब चिल्ला रहा था कि डॉक्टर डॉक्टर प्लीज़ मदद कीजिए, इमरजेंसी है। और वहाँ पर 2-4 नर्स भी आ जाती है वांग जी को इस तरह चिल्लाते हुए देखकर। नर्स कहती है कि क्या हुआ है इन्हें? तो वांग जी कहता है, ब्रिज के नीचे इनकी कार गिर गई थी, जिसमें इनका ड्राइवर तो मर गया पहले ही, पर इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो नर्स वांग जी को कहती है कि आप इनको इमरजेंसी रूम में लेकर चलिए। तो वांग जी जाता है और विंग को बेड पे लेटा देता है। विंग का इस बार पूरा मुंह ब्लड से ढका हुआ था, क्योंकि विंग की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। फिर वहाँ पे नर्स डॉक्टर को बुला के लाती है। डॉक्टर भी जल्दी फटाफट आता है। तब तक डॉक्टर कहता है नर्स को कि इनका ब्लड साफ़ करो इनके चेहरे पर। और डॉक्टर अपनी कुछ टूल्स को निकालता है जिससे कि वो विंग का इलाज कर सके। और डॉक्टर इतने वांग जी को कहता है कि आप रूम के बाहर इंतज़ार कीजिए, हम आपको जल्दी ही इन्फॉर्म करेंगे अगर कुछ हुआ तो वांग जी कहता है ठीक है, और वांग जी फिर वहाँ से चला जाता है। वांग जी उस रूम के बस बाहर जाके ही बैठा हुआ था, और इधर नर्स जो विंग के चेहरे पर से ब्लड साफ़ कर रही थी। ब्लड साफ़ करने के बाद वो नर्स जो विंग का चेहरा देखती है तो शॉक हो जाती है। नर्स फिर शॉक होकर बोलती है कि डॉक्टर। तो डॉक्टर अपना काम करते करते ही पूछता है, क्या हुआ? तो वह नर्स इस बार हिचकिचा कर बोलते हैं कि विंग। तो वो डॉक्टर जब विंग का नाम सुनता है तो वो पलट कर देखता है। तो वो भी देख कर शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, वो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। पर पर इसकी ऐसी हालत किसने की? नर्स ने पूछा था डॉक्टर से। तो डॉक्टर जवाब देता है कि अपनी बातें बंद करो, पेशेंट की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तुम जानती हो ना अगर इन्हें कुछ हो गया तो हमारे साथ क्या होगा, वी फैमिली हमें छोड़ेगी नहीं। तो नर्स कहती है हाँ। तो डॉक्टर कहता है कि इसका ब्लड जल्दी से साफ़ करो ताकि मैं चेक कर सकूँ। तो नर्स कहती है मैंने ब्लड ऑलरेडी साफ़ कर दिया। तो डॉक्टर फिर वहाँ पे जाता है और विंग को चेक करने लगता है। लगभग 15 मिनट के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। वांग जी जो एक बेंच पे बैठा हुआ था, हॉस्पिटल में जो बेंच रखी होती है उसी पर, वांग जी बहुत ज़्यादा टेंशन में था। उसे पता नहीं क्यों पर विंग की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो फील कर पा रहा था जब वांग जी ने विंग को लेकर आ रहा था तो वो फील कर रहा था कि विंग की हालत ख़राब होती जा रही है। मतलब उसकी जो ब्रीथिंग है वो अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा स्लो होती जा रही है। इसलिए वांग जी डर गया था। तो वो बहुत जल्दी जल्दी उड़ के आया था हॉस्पिटल के पास। फिर वांग जी अपने मन में सोचता है कि वो ये सब क्या सोच रहा है, उसे भला विंग से क्या ही मतलब है, विंग उसका है ही कौन जो उसके बारे में इतना सोच रहा है। सोचते सोचते ही उसे डोर खुलने की आवाज़ आती है। वो जब उठ के देखता है तो वहाँ पे डॉक्टर था। वांग जी जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर वो कैसा है? तो डॉक्टर उसके टेंशन को देखता है और कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, वो बिल्कुल ठीक है।
वो तो अच्छा हुआ कि आप उसे टाइम पर लेकर आ गए, वरना उनकी मौत भी हो सकती थी। और अच्छी बात तो ये है कि उनका ब्लड टाइप हमारे ब्लड बैंक में मौजूद है, तो हमें बस उनको ब्लड देने की ज़रूरत है, फिर हम उनको जल्दी ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। तो वांग जी कहता है ठीक है, और वांग जी दोबारा जाके उस सीट पर बैठ जाता है। डॉक्टर फिर थोड़ी देर के बाद बाहर से थोड़ा ब्लड लेकर आता है और रूम में वापस चला जाता है। वांग जी को भी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, पर उसको एक तरफ किसी और चीज़ का भी डर लग रहा था। वांग जी को बैठे बैठे अब सुबह हो जाती है। सुबह के 7 बज रहे थे। डॉक्टर अभी भी इमरजेंसी रूम से बाहर नहीं निकला था। वांग जी बस विंग के बारे में ही सोचे जा रहा था, पर तभी उसको एक झटका लगता है। उसके हाथों में बहुत ज़ोर से करंट लगी थी। वह जब अपने हाथों की तरफ देखता है तो जो उसके हाथों के रिस्ट में एक वाइट कलर का ब्रेसलेट लगा हुआ था, उसमें से ब्लू लाइट शो हो रही थी। और वांग जी ये चीज़ देख के डर जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सीफू मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, मैं उनका नेफ्यू हूँ। तो वो ये सब सोच ही रहा था और वो अपने नाखूनों को भी चबा रहा था डर के मारे। पर तभी फिर से उसके हाथ में झटका लगता है। इस बार का झटका थोड़ा तेज़ था। ऐसा इसीलिए क्योंकि एंजल वर्ल्ड में एक चीज़ ऐसा भी था कि एंजल वर्ल्ड के जितने भी एंजल्स हैं, वो सब अपनी लेफ्ट हैंड में रिस्ट पर वाइट कलर का ब्रेसलेट बांध के रखते थे। ऐसा इसलिए ताकि वो सीफू के कांटेक्ट में रहे। सीफू को जब भी बुलाना होता तो वो उस ब्रेसलेट के थ्रू उन पे मैसेज पहुंचा देते थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एंजल वर्ल्ड में उनके आई कलर पे ही सब कुछ डिपेंड होता है। उनका आई कलर, उनका ब्लड और प्लस उस ब्रेसलेट पे शो होने वाली लाइट। यहाँ पे वांग जी का हर एक चीज़ ब्लू है, तो उसके ब्रेसलेट भी ब्लू कलर की लाइट ही शो करती है। उस ब्रेसलेट का रूल था कि जब भी वो ब्रेसलेट आपको झटके देती है, यानी करंट का थोड़ा सा झटका देती है, तो इसका मतलब है आपने कोई गलती की है, जिसकी वजह से सीफू आप पे गुस्सा होने वाले हैं। और जब वो लाइट सीधा बस लाइट शो करती है, तो इसका मतलब है कि बस आपसे सीफू बात करना चाहते हैं। तो वांग जी को तो झटका लगा था, इसलिए वांग जी समझ चुका था कि ज़रूर वांग जी ने कुछ गलती की है और सीफू इसलिए उस पर गुस्सा करने के लिए बुला रहे हैं। वांग जी को ये भी पता था कि उसने क्या गलती की है, इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि ये चीज़ सबसे बड़ी गलती की थी वांग जी ने। वांग जी यही सब सोच रहा था अपने मन में कि अब उसे तीसरी बार झटका लगता है, और ये तीसरी बार का झटका बहुत ज़्यादा तेज़ था, जिसके वजह से वांग जी को अब अपने हाथ थोड़े थोड़े फील नहीं हो पा रहे थे। वांग जी फिर उस बेंच से खड़ा होता है और सीधा हॉस्पिटल के टेरेस पर पहुंच जाता है। हॉस्पिटल के टेरेस पर पहुंचने के बाद वो अपनी ब्रेसलेट में से एक बटन को प्रेस करता है, जिसके अंदर से एक लेज़र की तरह लाइट बाहर निकलती है। वो लाइट अब डोर का शेप ले चुकी थी। वांग जी फिर अपने धीरे धीरे कदमों से उस डोर में घुस जाता है। वो डोर में जाने के बाद वो सीधा पैलेस के गेट के पास था, यानी सीफू के महल के गेट के पास। दो बादल जो वो थे, जो एंजल वर्ल्ड में ही रहते थे, वो वांग जी को देख के हंस रहे थे। उनमें से पहला बादल कहता है कि अब तुमने क्या कांड किया है बच्चे, जो सीफू इतना गुस्सा है तुम पर। तो दूसरा बादल कहता है, लानजान नाम की चीज़ कभी भी शांत नहीं बैठती है, इसलिए ज़रूर इसने कुछ ऊट पटांग हरकत की होगी, जिसकी वजह से सीफू इतना गुस्सा हो गए हैं। तो वांग जी इनकी तरफ गुस्से से घूरता है, पर इस बार जब वो घूर रहा था बादलों को, तो उसे चौथी बार झटका लगता है, और इस बार के झटके में उसका पूरा हाथ ही सुन पड़ जाता है। वांग जी कहता है कि सीफू को भी चैन नहीं है क्या, मैं पहुँच गया हूँ फिर भी झटके पे झटके दे जा रहे हैं मुझे। फिर वांग जी उस गेट को खोलता है अपने काँपते हुए हाथों से। गेट खोलने के बाद वो अंदर जाता है। अंदर का माहौल बिल्कुल शांत था। वहाँ पे एक भी स्टूडेंट नहीं था, क्योंकि शिफू जो हर दिन स्टूडेंट्स को बुलाकर उनको रूल सिखाया करते थे एंजल वर्ल्ड का, ताकि वो ऐसी कोई गलती ना करे। तो वांग जी देखता है कि वहाँ पे एक भी स्टूडेंट नहीं है। सामने बस शिफू खड़े हुए हैं, जो कि वांग जी की तरफ पीठ करे हुए हैं, और शीचन ही उनके बगल में है, जो अपना सिर झुका के खड़ा हुआ है। वांग जी अब थोड़ा थोड़ा कदम बना के शिफू के पास चलने लगता है। वहाँ पे पहुँच जाने के बाद वो सीधा अपने घुटने पर बैठ जाता है, और उसको पता था कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है, क्योंकि वांग जी ने बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए वांग जी ने पनिशमेंट के लिए खुद को रेडी कर रखा था। उसने ये भी सोचा था कि वो कुछ भी नहीं कहेगा, और जो पनिशमेंट उसे मिलेगी वो उसे चुपचाप सह लेगा। यही कारण था कि वांग जी जब सीफू से मार रहे थे, तो वांग जी ने कुछ भी नहीं कहा था, वो चुपचाप बस मार को सह रहा था। ये फ्लैशबैक अब यही एंड होता है। शीचन जो वांग जी की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक में था। शीचन कहता है, लांजान तुमने ये क्या कर दिया? तुम जानते हो ना, जो गॉड करते हैं वो सही करते हैं, उसमें एंजल अपने इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो वांग जी कहता है, शीचन मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ, पर मैं क्या करता, मेरा दिल मान ही नहीं रहा था। मैंने उसको उसके कहने पे नहीं बचाया। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरा दिल कह रहा था उसे बचाने के लिए। मैं चाहता था कि वो बचे, वो ज़िंदा रहे, इस तरह से मरे नहीं, इसलिए मैंने उसको बचाया। शीचन जब उसकी ये बातें सुनता है, तो वो एक दो कदम पीछे हट जाता है और बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। वो कहता है, लानजान क्या तुमको? तो लानजान को समझ में आ गया था कि वांग शीचन अब क्या कहने वाला था। शीचन कहता है, और सॉरी मतलब वांग जी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत मत सोचो। तो शीचन कहते हैं, तुम सच बोल रहे हो ना?
तुम्हें पता है ना, अगर सीफू को पता चल गया तो क्या होने वाला है। तो वांगजी कहता है, ओ कम ऑन शीचन, जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो क्यों हम फालतू में इस बारे में बात कर रहे हैं। तो शीचन थोड़ा रिलैक्स होकर कहता है, चलो ठीक है, ऐसा अच्छा ही है। ऐसे ही तुम किसी भी इंसान के प्यार में नहीं पड़ सकते, ये एंजल वर्ल्ड का पहला रूल है। तो वांगजी के मन में कुछ आता है। वांगजी कहता है, एक मिनट शीचन, क्या तुमने नोटिस किया। शीचन कहता है, अब क्या नोटिस करना है। तो वांगजी कहता है कि जब मैं वहाँ पर गिरा तो उस ओमेगा ने मुझे देखा, मुझे टच भी किया। तो शीचन कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं समझा नहीं। तो वांगजी कहता है, तुम्हें शायद नहीं पता, या तुम्हें पता होगा कि एंजल को कोई भी इंसान देख नहीं सकता जब तक एंजल खुद ना चाहे कि वो इंसान उसे देखे। ऐसा ही ठीक हुआ मेरे साथ, उस एंजल ने मुझे देखा भी और मुझे छुआ भी, और यही नहीं, उसने मेरे पंखों को भी टच किया। तो शीचन जब वांगजी की ये बात सुनता है तो वो कहता है, लामजान तुम ये क्या कह रहे हो। तो वांगजी कहता है कि शीचन, शायद तुमने ध्यान से सुना नहीं, उस ओमेगा ने मुझे खुद टच किया और वो मुझे देख पा रहा था। शायद तब मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, इसलिए मुझे ध्यान नहीं होगा, तो वो मुझे देख रहा था, पर उसने मुझे टच किया। हाँ मैं मानता हूँ, एक इंसान भले ही एंजल को देख ले पर वो कभी भी उसको टच नहीं कर सकता, पर उसने मुझे टच किया प्लस मेरे विंग्स को भी टच किया। तो शीचन कहता है, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो वांगजी कहता है, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, पर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये एफर्ट कैसा लग रहा है। सो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।